आज वैसे तो हम लगातार मिलते रहते हैं, लेकिन कुछ एक दो विशेष विषय जिनके कारण से आज आप लोगों को बुलाया है, उसमें पहला विषय तो है कि जैसा हम जानते हैं कि वर्तमान में ये जो युवाओं में नशे की आदत ये बहुत बढ़ती जा रही है और बहुत इस बात की चिंता है, न केवल हमको है बल्कि केंद्र सरकार भी समय समय पर रिव्यू करती है। तो पिछले दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के अध्यक्षता में भी एक मीटिंग हुई थी और जो नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की तीसरी जो अपेक्स लेवल की एक मीटिंग उनकी थी, उसके अंदर जो चर्चा हुई, उस चर्चा में विशेष तौर पर ये बताया गया कि अन्य स्थानों की तो चर्चा हुई थी, लेकिन हरियाणा में भी ये जो नशे की वृत्ति है ये बढ़ती जा रही है और 10 जिले उसमें खास करके ईयरमार्क किए गए कि जहाँ जो हरियाणा देश भर में 272 जिले हैं जिनको चिन्हित किया, उसमें से 10 जिले हरियाणा के भी चिन्हित किए गए। सिरसा, रोहतक, हिसार, अंबाला, फतेहाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, नूंह और सोनीपत। तो ऐसे एक अध्ययन के बाद ही निश्चित रूप से इनको केंद्रित किया गया होगा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए वैसे तो पहले से ही हम बहुत इस पर सतर्क हैं। हमने इस सारी चीज़ों के रोकथाम के लिए 2018 में ही हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अलग से बनाया था और उसके बाद कुछ आसपास के राज्यों को साथ लेकर के और हमने एक एंटी ड्रग सेक्रेटेरिएट भी बनाया पंचकुला में, जो भी उत्तर भारत के राज्य हैं जिसके अंदर जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, ऐसे सब राज्यों को साथ लेकर के मैंने स्वयं उसमें लीड ली थी और 2 बैठकें तो मेरी अपनी उपस्थिति में हुई थी, बाकी अधिकारी स्तर पर भी बैठकें हुई थी। तो पंचकुला में उसका हमने हेड ऑफिस बनाया है, वहाँ भी इन चीज़ों की सबकी और एक प्रकार से ध्यान रखा जाता है, सारी चीज़ों का डाटा भी लिया जाता है, सब जानकारियाँ भी वहाँ ली जाती हैं। तो जब से हमारा ब्यूरो बना है, इस ब्यूरो के माध्यम से हमने जो भी सप्लाई साइड है उसको कंट्रोल करने के लिए भी बहुत प्रयत्न किए हैं और पिछले साल भर में 2746 अभियोग दर्ज किए गए। इस सारे विषय को जो पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कुल मिलाकर के 3975 आरोपियों को हमने गिरफ्तार भी किया। कार्रवाई के दौरान 29.13 किलो हेरोइन, 157.25 किलो चरस, 11,368 किलो गांजा, 356 किलो अफीम, 8,550 किलो चूरापोस्त और 13,62,121 नशीली गोलियां और सिरप इत्यादि जब्त भी किए हैं। तो इस सामान को जब हम देखते हैं तो बहुत चिंता होती है कि हरियाणा में इन चीज़ों की आमद रफ्त, ये ठीक है कि ये सब चीज़ें यहाँ खपत के लिए तो शायद नहीं आई होंगी, इसकी स्मगलिंग भी बहुत हो रही है। स्मगलिंग में कुछ जैसा इंटरनेशनल बॉर्डर है, खास करके पाकिस्तान का बॉर्डर्स, उधर से चीज़ें सप्लाई होती हैं पंजाब के रास्ते, फिर हरियाणा के रास्ते होते हुए देश में आगे भी जाती हैं। तो रास्ते में इस चीज़ को पकड़ने के लिए भी हमारी जो नारकोटिक्स ब्यूरो है, इन्होंने बहुत मेहनत की और इस सारे काम पर अपना एक प्रकार से पूरा जो पकड़ है वो बनाई है। लेकिन फिर भी इस चीज़ को कंट्रोल करना और इसको यानी एक प्रकार से युवा में आदत बढ़े नहीं, तो ये हमारी चिंता है। इसके लिए हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक हाक सॉफ्टवेयर बनाया है और मोबाइल ऐप प्रयास ये भी बनाए हैं। इसके माध्यम से भी जो तस्करी की जो चीज़ें हैं, तस्करों को भी इसमें पकड़ा जाता है, तो इसके माध्यम से भी हमको सफलता मिलती है। अब ये ध्यान में आया कि इसके लिए एक विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है, तो हमने एक स्टेट लेवल के एक एक्शन प्लान ये बनाई है और उस एक्शन प्लान में ग्रामीण स्तर पर ग्राम स्तर की जो मिशन टीम्स बनाई हैं, विलेज मिशन टीम्स,
और इसी प्रकार से शहरों में वार्ड मिशन टीम्स, और इनको सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए क्लस्टर मिशन टीम्स, उसके ऊपर फिर सब डिवीज़न मिशन टीम्स, जिला मिशन टीम्स, और हमारी स्टेट की जो है मिशन टीम वो तो है ही है बनी हुई। तो इन सब के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के बाद हर गांव में हम जाकर के, हर वार्ड में जाकर के इन बातों का पता करेंगे कि ये चीज़ें सेवन करने वाले कौन कौन लोग हैं, इसका व्यापार करने वाले कौन कौन लोग हैं, और ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, कहाँ से सप्लाई होती हैं, उसमें समाज की भागीदारी ये भी हम कराएंगे, ताकि हर टीम में, खास करके गांव की जैसे टीम मैंने बताई, वार्ड की टीम बताई, 10-10 लोग उनकी एक टीम बनेगी, 5 जिसमें सरकारी अधिकारी होंगे और 5 जनता के लोग लिए जाएंगे, खास करके चुने हुए प्रतिनिधियों में से। वर्तमान में हमारी पंचायतें भले चुनी हुई नहीं हैं, लेकिन जो पूर्व पंचायतें हैं, जो पूर्व प्रतिनिधि हैं, उनको जोड़ेंगे। तो ऐसे सब लोगों को साथ लेकर के सबका विश्वास, उसके अंदर स्कूल का अध्यापक, मुख्याध्यापक भी होगा, उसमें गांव का पटवारी भी होगा, गांव का ग्राम सचिव भी होगा। तो ऐसे सब लोगों को साथ लेकर और एक अभियान हम लोग ये चलाने की योजना बनाई है, जिसके लिए मुख्य रूप से आज आपको बताया है मार्च महीने में इन सब का गठन जो है वो हो जाएगा। और मार्च महीने के बाद गठन के बाद फिर गांव-गांव में, वार्डों में जाकर के और उन सबको एक प्रकार से मीटिंग्स जो करेंगे, उन मीटिंग्स के लिए हमने जुलाई तक का समय रखा है कि अप्रैल, मई, जुलाई 3 महीने में ये सब गांव-गांव में मीटिंग्स हों, डाटा इकट्ठा किया जाए, उनको अवेयरनेस जो है वो पैदा की जाए। तो इस सारे काम के लिए हम लोगों ने इस समय का निर्धारण किया है, ताकि इस 3-4 महीने का जो अभियान है, उस अभियान के बाद जो लोग पकड़े जाएंगे, जो लोग इस प्रकार की आदतों में फंस चुके हैं, उनको फिर सेग्रीगेट करके उनके डी एडिक्शन सेंटर्स सामान्यतः आप हेल्थ डिपार्टमेंट और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, इनके द्वारा ही वो बनाए जाते हैं। उनमें उनकी इस आदत को कैसे छुड़वाया जाए, तो बड़े लेवल पर जितने भी संख्या में बनाना आवश्यक होगा, उतनी संख्या में हम अस्पतालों में, CHCs में, या उससे नीचे लेवल पर भी जिस प्रकार का काम करना होगा, अगर बड़ी संख्या में लोग मिलते हैं तो उनको सबको एक बार ले करके, और फिर बाद में उनकी रिहेबिलिटेशन। कई बार व्यक्ति किसी परेशानी से, बेरोजगारी से, या किसी और सेटबैक से, कोई उसका बिजनेस घटा हो गया, कोई पारिवारिक झगड़ा हो गया, कोई भी कारण होते हैं, उन कारणों के कारण से भी व्यक्ति ड्रग एडिक्ट हो जाता है, नशीली चीज़ों का सेवन करने लग जाता है। तो ऐसे लोगों की काउंसलिंग करा करके, ताकि उनको मुख्य धारा में लाया जाए। बेरोजगार है तो उसके रोजगार की चिंता की जाए, घरेलू को झगड़ा तो काउंसलिंग करके उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के और एक बड़ा कार्यक्रम आगे आने वाले 4 महीने में हम लोग लेने वाले हैं। विषय और भी 2 हैं, लेकिन इस विषय को पूरा करने के लिए हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, कोई चीज़ और जोड़नी होगी तो आप बताएंगे, कोई भी विषय इसमें जोड़ना है। वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने नशा के विरुद्ध जो हरियाणा में हमने युद्ध शुरू किया है, उसके बारे में सारा विस्तार से बता दिया। हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का कार्यालय मधुबन में बनाया गया है, और 28/12 को मैं उसका उद्घाटन करके आया था। सब सुविधाओं से संपन्न वो कार्यालय वहाँ पर बनाया गया है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी हमने शुरू किया है, वो है 90,508-91508। इसके ऊपर कोई भी हरियाणा का व्यक्ति अगर कहीं पर भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो नशे से संबंधित है, तो वो इसकी सूचना दे सकता है, और सूचना देने वाले का बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और उनको कार्रवाई का हमने एक मापदंड बनाया है कि जो भी केस पकड़ा जाएगा, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसके डेड एंड तक जाया जाएगा कि कहाँ से आई, किसने बेची, वो कहाँ से लाया था। जब तक डेड एंड तक हम नहीं जाएंगे,
तब तक हमारा अन्वेषण जो है, हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी नहीं मानी जाएगी। इसके लिए अभी तक काफ़ी काम, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कितनी अफीम, कितना गांजा, कितनी चरस हमने पकड़ी है, वो सारा बताया गया। हरियाणा को पूरी तरह से हम नशा मुक्त करेंगे। उसके लिए सारी मेरी पुलिस, नारकोटिक ब्यूरो के अतिरिक्त भी बाकी पुलिस को भी हमने एक्टिवेट किया है। सारी पुलिस को हमने कहा है कि वो ड्रग्स, जुआ, शराब, सट्टा, इलीगल आर्म्स, इसकी रेगुलर रेड्स हो रही हैं और वीकली हर सुपरिटेंडेंट मेरे पास इसकी अपनी रिपोर्ट भेजता है कि कहाँ से क्या पकड़ा गया। ये जब से हमने शुरू किया है 18,937 रेड्स अभी तक सारे हरियाणा में डाली जा चुकी है। 4,879 केस रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। 5,379 जो हैं अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जा चुका है। 65,35,643 रुपये का कैश रिकवर किया जा चुका है। 172 पिस्टल रिकवर किए जा चुके हैं। 202 कार्ट्रिज रिकवर किए जा चुके हैं। 76,154 बोटल्स रिकवर किए जा चुके हैं। ड्रग्स का हमने आपको बता दिया। हम एक संदेश सारे हरियाणा में देना चाहते हैं कि जहाँ तो बदमाशी छोड़ दो, जहाँ हरियाणा छोड़ दो। हम किसी को भी गलत काम करने वाले को हरियाणा में बर्दाश्त नहीं करेंगे। केसेस के डिस्पोजल के लिए भी मैंने कार्य योजना बनाई है कि लोगों की अक्सर ये बात रहती है कि केस रजिस्टर्ड हो गया और कार्रवाई ना हुई। मैंने अकाउंटेबिलिटी तय की है कि 10 दिन के बाद इंस्पेक्टर जो SHO है उसको रिपोर्ट करना होगा कि ये डिले क्यों हुआ। 20 दिन के बाद DSP को करना होगा। 30 दिन के बाद ASP को करना होगा और 45 दिन के बाद SP को करना होगा कि ये डिले क्यों हुआ। और उसके लिए हमने एक पोर्टल बनाया है। उसका ट्रायल कल मैंने देख लिया है। वो पोर्टल होगा और वो 15 दिन के लिए अभी हम नीचे ट्रायल के लिए उसको भेज रहे हैं। उसके बाद वो पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। मेरे डैशबोर्ड के ऊपर या DGP साहब के डैशबोर्ड के ऊपर या ACS होम के डैशबोर्ड के ऊपर सारे हरियाणा के हर केस की डिटेल होगी कि कौन सा केस कब रजिस्टर हुआ और वो वर्कआउट हुआ या नहीं हुआ और क्या डिले हुआ, क्यों डिले हुआ, सारी जानकारी उसमें होगी। हमारा मकसद ये है कि नीचे जो वर्किंग स्टाफ है उनके ऊपर इस चीज़ का जरूर आभास रहेगा कि अगर हम डिले करते हैं तो हमें कोई देख रहा है और हर आदमी की हमने अकाउंटेबिलिटी इसमें तय की है। मकसद ये है कि हम अपनी पुलिस को, जो हमारा होम डिपार्टमेंट है, अपार्ट फ्रॉम दी दो आज का विषय जो था वो ड्रग्स का था, लेकिन रेगुलर पुलिस भी नारकोटिक ब्यूरो के अतिरिक्त इस दिशा में पूरी तरह से काम करे और पूरी पुलिस चुस्त दुरुस्त हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, ये अभियान जो हम चलाएंगे, एक विषय है कि इसका नामकरण क्या रखा जाए। तो मैंने ये सुझाव दिया कि हमारे जो मीडिया के मित्र हैं, मैं उनके सामने अनाउंस करूंगा कि कोई भी, चाहे हमारे मीडिया मित्र या जो आज की इस बात को सुन रहे हों, कोई अच्छा नाम
मार्च में इसका एक अच्छा नामकरण करके इसको लॉन्च करेंगे। तो आप में से कोई अच्छा नाम बता देगा तो हमारे टीम के लोग उसका कोई ना कोई अवार्ड भी घोषित करेंगे। जी जी, है ना, कोई अच्छा नाम आना चाहिए। ठीक है, तो ये वैसे ही सर हम उसका भी एक अच्छा नाम सोच रहे हैं कि जैसे पंजाब में उन्होंने एक बड्डी प्रोग्राम किया था, तो हरियाणवी लैंग्वेज के हिसाब से उस बड्डी का क्या काउंटर पार्ट बनता है? नहीं, जरूरी नहीं कि उसका काउंटर पार्ट, हमारा जो जैसे भी उद्देश्य आपको है, लगे कोई। हाँ, जो उद्देश्य है उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। भाई नशे से दूर करना है, युवकों को बचाना है, कोई जागृत यानी कार्यक्रम करना है। बड्डी एक इंग्लिश शब्द है, उसके अर्थ कोई बहुत अच्छे नहीं है। हमने जो ये नशे का कारोबार करते हैं और जो लोग पकड़े गए हैं उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स का भी प्रक्रिया हमने आरंभ की है। हमने कुरुक्षेत्र में प्रॉपर्टी अटैच की है, हमने करनाल में और सिरसा में 3 जगह पर, सब जगह पर हम जहाँ जहाँ पर ये लोग इस प्रकार के कारोबार में लगे हुए हैं, और भी जगहों पर मुझे जानकारी है क्योंकि वो प्रोसेस में है, अभी हम नहीं बता रहे, लेकिन 3 जगहों पर हमने प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई की है। एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण और करंट इशू है, हम सबकी चिंता का विषय है कि इस समय यूक्रेन में जो टेंशन्स हैं यूक्रेन देश में, और बहुत एक यूक्रेन में जो असमंजस बना हुआ है और वह एक अनिश्चितता की जो स्थिति बनी है, उससे सब देश के लोग, हरियाणा के लोग सभी चिंतित है। लगभग 18,000 लोग वहाँ अपने फंसे हुए हैं और जिसमें लगभग 2,000 लोग हरियाणा से हैं। तो उसके लिए मेरी भी लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बातचीत चल रही है, तो वो अपने प्रबंध कर रहे हैं। पहला तो केंद्र ने ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्पेशल कंट्रोल रूम बना लिया है और उसमें 15 अधिकारी हैं जिनको वहाँ जिम्मे लगाया गया है और वो लगातार नज़र रखे हुए हैं। और उन्होंने अपना कंट्रोल रूम का नंबर और ईमेल एड्रेस जारी किया है। नंबर्स तो हैं, प्रेस नोट में बाद में दे देंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ कंट्रोल रूम इन दिल्ली आर 9111, ये तो दिल्ली का कोड हो गया, 230121113, फिर 230141104, 230171905 और एक मोबाइल टोल फ्री नंबर है 1800, मोबाइल नहीं है जो 1800 के जो नंबर होते हैं, टोल फ्री नंबर, हाँ, 1800118797। इसी प्रकार से हमने यहाँ अपने चंडीगढ़ में भी हरियाणा के लोगों के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। वो मुख्य रूप से आप लोग उसको ज़रूर लिख लें। उसका व्हाट्सएप नंबर है 92123, ये ज़रूर लिखें आप, 92123 14595। कोई भी जानकारी ऐसी होती है या किसी की कोई वहाँ से सहायता की रिक्वेस्ट आती है तो हम इस पर फॉरवर्ड कर दें एक व्हाट्सएप के रूप में, 92123 और इसी प्रकार से जो हमारा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने अपनी ईमेल आईडी जो इसके लिए रखी है, वो उनकी रेगुलर जो ईमेल आईडी है वही है contact us@atfcd, contact us@fcd पूरा लिखना है @gmail.com। तो फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट हमने बनाया ही है, तो उसका वहाँ एक अलग से यूक्रेन सेल इस नाम से 2 लोगों को हमने बैठाया है ताकि वो जानकारियाँ, जो कि हमारे पास तो जानकारियाँ आएंगी वो MEA में जानकारी हमने देनी है, सहायता उन्हीं के माध्यम से होगी। एक कांटेक्ट नंबर और एक ईमेल एड्रेस से हमने बैठाया है। 2000 में ब्रेकअप है जी, स्टूडेंट्स कितने, डॉक्टर्स कितने? अभी ये ब्रेकअप नहीं आया है, जनरल जानकारी है कि लगभग, लेकिन ज़्यादातर उसमें स्टूडेंट्स हैं, MBBS स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादातर मेडिकल करने जाते हैं वहाँ मेडिकल कॉलेजेस की सुविधा है, तो ज़्यादातर लोग वही हैं। बल्कि एक केस हमारे योगेंद्र चौधरी जी हैं यहाँ, हाँ,
एक केस अभी सवेरे इनको जानकारी मिली थी तो अभी उनकी सहायता की भी। ये क्या था केस, वो जरा बताएं। सर उसमें स्टूडेंट की नीवा गिल उनकी फैमिली का आया था कि वो आ नहीं पाई, तो जब हमने चेक किया तो पता चला कि उनका वीज़ा जो मिला था उनको वहाँ का वो कार्ड खो गया था, बट एम्बेसी ने उनको ऑफर किया कि वो अपना जो टेम्परेरी कार्ड बना के वापस आ जाए। उसकी डिसाइडेड थी कि फिर मुझे बाद में दोबारा दिक्कत आएगी, तो और सोचा अगली फ्लाइट से आ जाऊंगी, बट अभी फ्लाइट ही नहीं। इस तरीके का रिस्क बच्चे ना ले और वापस आ जाए, जो भी सरकार अरेंज करती है ये हमारा। ये चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि हरियाणा के लोग हैं तो सभी लोग चिंता कर रहे हैं। मुझे सुरजेवाला जी का पत्र भी मिला था और भी कुछ विधायकों के 2-3 के फ़ोन भी आए कि भी इसके लिए कोई हमको व्यवस्था करनी चाहिए, तो वो हमने आज व्यवस्था की है। इसके बाद मुझे लगता है कि हम सुरक्षित उनको सबको वापस लाने में पूरी मदद कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी जो सिंह साहब जो युद्ध का ऐसा माहौल बना हुआ है जिसमें सारी फ्लाइट्स बंद कर दी गई, क्या कोई ऐसी अपील भी करेंगे कि अभी आप लोग जहाँ हैं वहीं सुरक्षित रहिए? देखिए, इस ऐसे विषय में चूँकि केंद्र सरकार जो है वो पूरा ध्यान रखे हुए है और सारी फ्लाइट्स बंद हैं, वो सब बंद है, लेकिन फिर भी एयरपोर्ट्स के ऊपर वहाँ के बच्चे जैसे थोड़ा सा अफरा तफरी मचती है, तो थोड़ी मची है, तो भी उन सबको यही कहा जाएगा कि जब तक एयरपोर्ट से व्यवस्था न बने तब तक उनको सुरक्षित अपने स्थानों पर वहाँ रहना चाहिए। तो ये अपील मैं ज़रूर करूँगा और बाकी हरियाणा के लोग, देश के लोगों से कहूँगा कि जो जिसकी मदद जिस भी प्रकार से हो सकती है वो सब उनको सांत्वना दें, उनको भरोसा दें। यही एक विषय इस समय करने का है। बाकी तो हमारी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो सारा नज़र रखे हुए, उस हिसाब से बातचीत करेंगे। कुछ 2-3 विषय और इसमें आपको बताने हैं। हमने आयुष्मान की योजना, आयुष्मान भारत योजना जो केंद्र सरकार की, भारत सरकार की योजना है, लोगों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य को उनको जो खर्च है उसका बीमा उनका हो जाए, तो उसके लिए 15.5 लाख परिवार ये उसमें जिनको ये सुविधा प्राप्त होनी थी वो लोग चिन्हित हैं SCCC डाटा में। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो SCCC डाटा में नहीं हैं और वास्तव में BPL टाइप हैं, गरीब हैं, तो हमने विचार किया है कि उनका सारा खर्च भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत, जिनकी आय 1,80,000 रुपया सालाना से कम है, ऐसे सब परिवारों को आयुष्मान भारत का लाभ दिलाएंगे। उसकी प्रक्रिया चालू हो गई है, हमने केंद्र से बात कर ली है। उन परिवारों को भी इस पोर्टल में जोड़ देंगे ताकि उनका कार्ड उसी सिस्टम से बन जाए। बाद में उनका खर्च जो है, जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं आयुष्मान भारत की योजना का, तो वहाँ से लेंगे। हाँ, वो तो है। हाँ, और वो सब परिवार जिनको ये दे रहे हैं, क्योंकि परिवार पहचान पत्र का एक जो मन बनाया है पोर्टल, उसमें निश्चित रूप से उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तभी हमारे पास उसकी जानकारी मिलेगी कि कौन परिवार क्या है। तो ऐसे गरीब परिवारों का सबका खर्च जो बाकी बचे हैं वो हरियाणा सरकार देगी, ये हमने तय किया है। और उसका प्रोसेस हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और परिवार पहचान पत्र सब लोग मिलकर, यानी क्रेडिट डिपार्टमेंट, वो सब मिल करके उसका प्रोसेस को आगे चलाया है। अभी मैं 2-3 विषय बाद में लेंगे, अभी कंप्लीट कर लेता हूँ। अभी तो एक निर्णय यही है कि 1,80,000 वेरीफाइड इनकम जिसकी होगी उसको इसमें करेंगे। BPL, हाँ, वैसे BPL का पहले जो दायरा था वो 1,20,000 साल का था, उसको हमने बढ़ा के 1,80,000 किया था। और वो इनकम वेरिफिकेशन का भी जो प्रोसेस अभी चालू है, 3 फेज़ का हो चुका है, 4था फेज़ अब चालू है, ये मार्च में हो जाएगा और इसके बाद भी जो बचेंगे अप्रैल में आगे भी बढ़ेगा। लेकिन बिना वेरिफिकेशन के वो नहीं हो पाएंगे उसमें एंटाइटल्ड। दूसरा, इसी में हमने जो मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत पहला फेज़ पूरा होने के बाद मेले लगाए थे दिसंबर महीने में। उन मेलों का अच्छा रिजल्ट निकला। 90,000 लोग उन्होंने इस मेलों में जा कर के अपने फार्म भरे थे और अपने काम की इच्छा जताई है, जिसमें वो लगातार चलने वाला काम है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स भी काम को देख रहे हैं, बैंक्स भी उसमें सारा सर्वे करके देख रहे हैं। अभी तक जो आज तक 37,512 लोगों की एप्लीकेशंस असिस्टेंस की वो मंजूर हो गई हैं। अब उनको कभी भी उनका जो लाभ है या उनका जो लोन है वो सब दिया जाएगा। अभी तक उनकी जो अप्रूवल है वो 37,512 की हुई है। हमारा पहला टारगेट है 1 लाख परिवारों को इसमें सहायता देने का। अब दूसरा जो मेला है राउंड का, वैसे
कोरोना के कारण से लेट हुआ, वरना हमारी योजना थी कि जनवरी में दूसरा राउंड चले, तो जनवरी और फरवरी में ना चला करके अब वो 2 मार्च से सेकंड राउंड उन मेलों का शुरू होगा। उनकी डेट्स तय हो गई हैं। लगभग 1 लाख परिवारों को उसमें भी बुलाया जाएगा, और जब 1 लाख परिवार उसमें बुलाया जाएगा तो जैसे 37,000 ये हुए, बढ़ते बढ़ते ये बढ़ेगा, तो दोनों मेलों का मिला करके भी हमारा 1 लाख का टारगेट पूरा होगा। लेकिन इसके बाद भी लगातार इन मेलों का क्रम जारी रहेगा अगले साल में, यानी 22-23 में, ताकि जो गरीब परिवार हैं इनकी आमदन कैसे बढ़े। वास्तव में हम लोगों को लाभ देने के हमारे 2 तरीके हैं। एक तो सरकार की ओर से कुछ दिया जाए, एक उनकी आय के साधन बढ़ाए जाएं। आय के साधन बढ़ते हैं तो उसमें डबल लाभ है। एक तो स्वाभिमान बढ़ता है अगले का कि हाँ, मैं अपना कमाई हुई तब मैं अपना काम कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ। और फिर दूसरा लाभ ये कि सरकार के ऊपर उतना वजन कम पड़ता है, वरना सरकार तो फ्री की योजनाओं में बहुत बड़ा पैसा, उसका सरकारी पैसा उसमें जाता है। तो हम सबको 1,80,000 से ऊपर ले जाने की हमारी योजना है। कैसे आगे बढ़ेंगे उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। एक विषय वैसे तो प्रेस नोट के माध्यम से हमने आपको सबको बता ही दिया है, फिर मैं जानकारी दे रहा हूं, चूँकि उसमें काफ़ी कुछ समझ बढ़ गई है लोगों की, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन विपक्ष के लोग लगातार उसके ऊपर हैमर करते हैं। वैसे विधानसभा विषय आएगा, वो है आंगनवाड़ी का। आंगनवाड़ी लगभग 47,000 आंगनवाड़ी वर्कर और जो उनके हेल्पर हैं, उन सब का पिछले दिनों में उनकी जो डिमांड्स थी, उनके साथ बैठ करके सारी डिमांड जो उनकी थी, जो उचित मानने लायक थी, सबकी मान ली थी। मानने के बाद उन्होंने धन्यवाद भी किया, फोटो भी खिंचवाया। लेकिन वहाँ से जाने के बाद और 2 घंटे बाद उनका कि हमारी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं मानती है। हमने कहा भी कोऑर्डिनेशन कमेटी कल को फिर और कुछ कह देगी। जब एक सरकार के साथ आप लोग यूनियन के नाते फैसला कर गए हो तो फैसला फैसला है। जब हमने बात की तो उसके बाद 50% तो अगले ही दिन काम पर चालू हो गई थी। बाद में लगातार एक दबाव जैसे बनता है, इसके पीछे पॉलिटिक्स भी होती है। आप लोगों को मालूम है, पॉलिटिकल लीडर उसके अंदर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और आखिर में तो ये आ गया जी कुछ भी मान लो, थोड़ा सा मान लो। हमने कभी पहले जो मान लिया पहले उसको पूरा करो, फिर साल में 2 साल में फिर चलेगा। कौन सा कुंभ का मेला थोड़ी कि 12 साल बाद मिलेंगे हम, हर साल मिलते हैं, हर साल कुछ ना कुछ उनके लिए हम करते ही हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए, हमारे यहाँ हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर्स को, हेल्पर्स को देश भर में सब प्रांतों में सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। और उसका जो आंकड़ा है आज का मैं बता देता हूँ, इस महीने से यानी उसी समझौते में हमने जो 600-700 रुपये बढ़ाया था, उनका बढ़ने के बाद 12,661 रुपये उनका मानदेय है कि इनका आंगनवाड़ी वर्कर्स का। और जो 10 वर्ष से ऊपर जिनका अनुभव है, जिनका 10 वर्ष से कम अनुभव है, उनका 11,400 है। मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स का भी 11,400 है। तो इस प्रकार से इतना कहीं भी नहीं है। पंजाब भी 9,500 है, छत्तीसगढ़ 6,500 है, मध्य प्रदेश 10,000 है, दिल्ली 9,600 है, राजस्थान 10,500 है, पांडुचेरी 6,500 है, पश्चिम बंगाल 6,700 है। ऐसे ही जो हेल्पर हैं उनका भी हमारे यहाँ सबसे अधिक 6,781 है। बाकी सब पंजाब में 4,700, छत्तीसगढ़ में 3,200, मध्य प्रदेश 5,000, दिल्ली 4,889, राजस्थान 5,800, पांडुचेरी 4375, पश्चिम बंगाल 4,800, यानी सबसे ज़्यादा। और इसके अलावा भी हमने जो इनको और कुछ चीज़ें दी हैं, उसमें आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनको पहले सेवानिवृत्ति पर 30,000 रुपये की राशि मिलती थी एक्स ग्रेशिया, जिसको हमने बढ़ा करके 1 लाख रुपया कर दिया। जब रिटायर होंगी तो 1 लाख उनको मिलेगा, और जो हेल्पर हैं उनको 50,000 रुपये मिलेगा। वर्कर अथवा हेल्पर दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये मिलेगा। ये देश में कहीं नहीं है। तो इसलिए हमने उनकी सहायता यानी उनके सहयोग के लिए, उनके, क्योंकि कुल मिलाकर ये कोई वैतनिक कर्मचारी नहीं है, ये जिसको कहना चाहिए वॉलंटियर्स हैं। तो वॉलंटियर को ऑनरेरियम इस रूप में शायद 100 या 150 रुपये शुरू हुआ था। ये 100-150 रुपया भी अपने गांव में ही रह करके चलो थोड़ा छोटा मोटा काम करेंगे, 100-200 रुपया। उस समय 100-200 रुपये की वैल्यू अच्छी थी 92-93 में। लेकिन उसके बाद भी बढ़ते बढ़ते 2005 में भी 1,000 रुपये था सर। हाँ, 2005 में भी 1,000 रुपया था। 5 से लेके 22 तब भी हमने 11, 11,500, 12,500 कर दिया। तो इसलिए हम हमेशा एक संवेदनशीलता से इन सब के लिए हम सोचते हैं, करते हैं। लेकिन एक सीमा से आगे कोई जिद करके चलता है तो वो उचित नहीं है, किसी के लिए भी उचित नहीं है, ना समाज के लिए, ना सरकार के लिए, ना उस वर्ग के लिए। तो मैं तो ये जो इनको उकसाते हैं, जो
इनके लीडर्स हैं, खास करके पॉलिटिकल लीडर्स, उनको भी कहूँगा कि किसी वर्ग को इस प्रकार से खराब ना करें, नुकसान बहुत होता है, सबका होता है, तो नहीं करना चाहिए। बजट के संबंध में जितनी बात बतानी है उतनी है कि 3 वर्ष से हम बजट पूर्व बैठकों का जो सिलसिला है वो शुरू किया है हमने। कोविड के कारण से इस बार ऑनलाइन बैठकें ज़्यादा हुई हैं, तो अभी तक 7 फरवरी से ये बैठकें शुरू की थी, प्री बजट बैठकें 8 बैठकें हुई हैं, जिसमें 427 लोगों से हमने विचार विमर्श किया, प्रत्यक्ष 1 to 1। बहुत सुझाव आए हैं, वो सब सुझाव डिपार्टमेंट्स ने भी लिखे हैं, हमारे वित्त विभाग ने भी लिखे हैं, और इसमें सभी विभाग हैं, जैसे स्थानीय निकाय, उनके प्रतिनिधि, उद्योगपति, पंचायतों के प्रतिनिधि, कृषि विभाग, स्वास्थ्य, रियल एस्टेट, शिक्षा क्षेत्र, इन सब के प्रतिनिधियों से और हमने सुझाव लिए हैं। और अब ये 7 दिन का जो समय है उनको सबको इनकॉर्पोरेट करके बजट बनाने का विषय है, तो सुझाव का एक प्रकार का चरण हमारा वो पूरा हो गया है। मुआवजा पिछले दिनों में हमने आपको ध्यान में ही, आपके सामने ही 12 जिलों के 561 करोड़ रुपया, यानी कई लाख किसान थे, उनको 561 रुपया सीधा हमने डाइवर्ट किया था, जो आगे उनको पहुंच गया होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी 700 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 261 करोड़ रुपया ये उनके अकाउंट्स में चला गया है, बाकी सब भी मार्च अंत तक ये सब चला जाएगा। एक विषय वृद्धावस्था सम्मान भत्ता। पहली बात तो ये है कि हम लोग सारे देश में सबसे ज़्यादा सम्मान भत्ता ये दे रहे हैं, और इसमें चूँकि सम्मान भत्ता जो हकदार है उसको मिलना चाहिए, इसके लिए थोड़ा परिवार पहचान पत्र का सहयोग हम ले रहे हैं। तो उसके नाते से वैसे तो हर महीने जो लोग अप्लाई करते हैं और उनको सम्मान भत्ता दिया जाता है, पिछले 1 साल में 2,18,000 ऐसे लोगों को सम्मान भत्ता नए लोगों को दिया गया है। उसमें वृद्धावस्था वाले भी हैं, उसमें विडोज भी हैं, उसमें दिव्यांग भी हैं, तो ऐसे सबको 2,18,000 पिछला जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और जनवरी 21 से दिसंबर 21, और अगर जनवरी 22 और जो आज तक का फरवरी का अगर सारा आंकड़ा जोड़ लिया जाए तो ये 33,000 और जुड़ जाते हैं, तो 2,51,000 लोगों को इस 1 साल में लगभग ये दिया है। अब चूँकि उसमें लगातार हम उसका रिव्यू भी करते हैं, और उसके आंकड़े चूँकि अब परिवार पहचान पत्रों से निकलते हैं, आज भी हमको कुछ दिन पहले एक आंकड़ा आया कि 23,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी अप्लाई भी नहीं किया अभी ओल्ड एज पेंशन के लिए, लेकिन वो इस दायरे में आते हैं। अब मालूम नहीं है, स्वाभिमान के कारण से नहीं, या वो अप्लाई करने के लिए वो गए हों, उनको कठिनाई आ गई हो, या उनको भरने कोई नहीं देता, दूर दराज है, जानकारी नहीं है, लेकिन हमने ये विचार किया है कि हम उन 23,000 सब लोगों को प्रोएक्टिव होकर के अप्रोच करेंगे, उनके घर जाएंगे कि आपका ओल्ड एज पेंशन नहीं बना है, आप बनवा लीजिए, और इस महीने के अंदर उस काम को हम पूरा कर देंगे। यानी जो लोग कहते हैं ना परिवार पहचान पत्र का क्या लाभ हुआ, तो उसमें यही है कि कोई हमारे पास आए, इसकी बजाय जो डिजर्व करता है हम उसके पास जाएंगे और उसको 23,000 लोगों को ये पेंशन बना करके देंगे। और दूसरा जो बताया था कि अभी 58 साल से 60 साल के बीच के जितने लोगों की आय उसमें लिखी हुई है, उसका वेरीफाई करा करके उसमें दर्ज हो जाएगा, और एक बार डॉक्यूमेंटल प्रूफ उसका हो गया कि 60 साल का 21 दिन हुआ है, उसके बाद उसको अप्लाई नहीं करना है, ऑटोमेटिकली उस दिन उसकी जो है पेंशन बन जाएगी, पैरामीटर्स पूरा होते ही। इसलिए ये सुविधा एक परिवार पहचान पत्र की ये जो दी जा रही है, इससे लोगों को एक राहत ये सब मिलेगी। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना में हमने बताया 2 मार्च से अभी जो कैंप्स लगेंगे, 2 मार्च से 17 मार्च तक उसका फेज पूरा होगा, 1 लाख परिवार उसके अंदर आएंगे, मैंने बता दिया। अब विषय है भर्तियों का। ये भी अपने को पता है कि भर्तियां हम लगातार पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं। वो जो पर्ची खर्ची सिस्टम था वो बिल्कुल चलता नहीं था। कुछ बातें उसमें जो ध्यान में आई कि बहुत से ऐसे गिरोह ध्यान में आए हैं, पकड़े गए हैं, जो उसमें कहीं ना कहीं लीकेज कराने में वो माहिर हैं। वो चाहे साइबर अपराध करते हैं, चाहे मिली भगत से अंदर उनके लोग लगे हुए हैं, और ये केवल हरियाणा के नहीं है, इसमें ये जो गिरोह हैं बहुत दूर दूर तक काम करते हैं। यानी इनकी जड़ें जम्मू कश्मीर में मिली,
इनकी जड़ें हैदराबाद में भी मिली, इनकी जड़ें गुजरात में भी मिली, इनकी जड़ें यूपी में भी मिली। तो ऐसे गिरोह बने हुए और सब जगह ही ऑपरेट करते हैं, क्योंकि काम करने वाली बहुत सी मशीनरी कॉमन होती है सब जगह। पेपर सेटर कॉमन होते हैं, कहाँ से प्रिंट होना वो सब लगभग कॉमन होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके सारे रूट्स बने हुए थे। लेकिन हरियाणा में इस बार हमने सफलतापूर्वक बहुत बड़ा ये नेटवर्क इनका तोड़ा है। और उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए जो आंकड़े हैं बड़े चौंकाने वाले हैं कि यानी जो पुलिस सिपाही भर्ती हुई उसमें जो पेपर लीक हुआ उसके अंदर तुरंत कार्रवाई करके इस समय तक 70 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक पेपर में 70 आरोपी, यानी कितना बड़ा नेटवर्क होगा ये, इसमें से ध्यान करने की बात है। एसटीएफ ने पिछले 3 महीने में 3 बड़े गिरोह जो पकड़े हैं उसमें 26 आरोपियों को और जो है इसके अलावा और पकड़ा है। ग्राम सचिव की जो परीक्षा हुई उसमें भी 7 मुकदमे दर्ज किए गए, 64 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं। अब इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें ऐसा नहीं कि अब खड़ी हुई हैं, ये बहुत पहले से बहुत जगह पर ये चल रही होती हैं। जिसका दाव जैसा लगा वैसे करने लग गए, लेकिन हमने उनके सब के नेटवर्क काट दिए हैं, तोड़ दिए हैं। और मैं अब दावे से कह सकता हूं कि अगली कोई परीक्षा होगी उसमें किसी प्रकार का कोई लूप होल नहीं मिलेगा। इम्पर्सोनेशन बहुत बड़ी मात्रा में होती रही है। नाम किसी का, परीक्षा कोई दे के जा रहा है, परीक्षा देने कोई आ रहा है और पुलिस में उसके जो फिजिकल पैरामीटर के लिए कोई और आ रहा है। तो उनके सबके, हालांकि एक केस हमारे पास जेबीटी टीचर्स का भी आया था जो पिछली सरकार के समय था, जिसके निशान जो है थंब इंप्रेशन हमने मिलाए थे, हस्ताक्षर मिलाए थे और उसमें सैकड़ों लोग उसके अंदर पकड़े भी गए थे। लेकिन उस समय भी हमें ये नहीं था कि भी ये बहुत बड़ा ऐसा है कि सब जगह ये सारा विषय चल रहा है। लेकिन इस बार उस पर गहराई से हमने काम करके उसको पकड़ा है, एक बड़ी सफलता है। इसमें कोई कितना ही कहता रहे, लेकिन इस एक बीमारी को जड़ से दूर करने का काम ये सफलतापूर्वक हमने किया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब अगली भर्तियाँ बहुत जल्दी होंगी, ग्रुप सी की भी होंगी, ग्रुप डी की भी होंगी, एबी की भी होंगी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी करेगा और एचपीएससी भी करेगा। उन्होंने अपने सिस्टम को भी ठीक कर लिया है। तो इसलिए ये विषय आपको एक ध्यान कराने के लिए इस विषय को मुझे आपके सामने रखना था। मित्रों, महत्वपूर्ण विषय तो 2 पहले नारकोटिक्स ब्यूरो का और जो हमारा अभियान चलेगा नशा मुक्ति का वो, और साथ में यूक्रेन वाला जो विषय था वो आपके सामने रखा। बाकी जानकारियाँ जो थी वो दी हैं। फिर भी अगर कोई बात आपको लगता है तो आप उसको। सर, ये पानीपत और सोनीपत के इलाके में कई विधायक ने आपको पत्र भी लिखा है कि जो एनसीआर का दायरा है वो घटाया जाए, क्योंकि जो अनाउंसमेंट की गई कि एनसीआर के दायरे में आने वाली जो गाड़ियाँ प्रभावित होंगी, तो उसको लेकर के आप कुछ विचार कर रहे हैं? ऐसा ये विचार हमने नहीं करना, ये एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में सारे विषय रखे जाते हैं और इसका जो अर्बन जो हमारी मिनिस्ट्री है शहरी विकास की केंद्र की, वो उसको फाइनल करते हैं। क्योंकि एनसीआर के साथ जुड़ा विषय है। एनसीआर का अर्थ ये था इस एनसीआर एरिया का कि जो दिल्ली के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, दिल्ली की सीमाएं हैं अपनी, तो वो प्रेशर दिल्ली के ऊपर ना बढ़े, इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, थिन किया जाए, तो आसपास के एरिया में कुछ सुविधाएं दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, योजना बनाई जाए, प्लानिंग की जाए। उसके लिए एनसीआर एरिया था। पहले बहुत थोड़ा एरिया था, बाद में कुछ योजना दी गई कि इसमें हम सहायता करेंगे, उसको हम भी लालच में आकर के बढ़ाते चले गए, ये बढ़ा लो, ये बढ़ा लो। और हरियाणा का पिछले डेट तक 57% एरिया वो एनसीआर में आ गया। लेकिन जब एनसीआर के कारण से वो जो दिल्ली वाले प्रभाव हैं प्रदूषण के, एनवायरनमेंट के या पानी के या धुएं के या बाकी चीज़ों के, एनजीटी ने उसको जब यानी मैं शब्द प्रयोग करूँगा थोपना ही, शायद ठीक है कि नहीं है, लेकिन वो थोपना शुरू कर दिया। तब ध्यान में आया कि इसका लाभ के बजाय इसको हमारे नागरिकों को कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं। तो उन कठिनाइयों को हल करने के लिए फिर हमने ये विषय निकाला कि इसका दायरा कम करवा दें। बहुत लोगों ने कहा कि ये विषय तो पॉलिटिकल बन जाएगा। मैंने कहा पॉलिटिकल तो बढ़ाना हुआ बन गया अब, तो इसको हमें तो ठीक करना, जनता को राहत देनी है। तब ये उसको कम करने के लिए सैद्धांतिक रूप से बात मान ली गई है कि अब उसका कितना किलोमीटर है, 100 ना, हाँ अभी 100 ना, 100 किलोमीटर तक मान लिया गया है। और 100 किलोमीटर में अगर मैं करनाल का कहूँ तो पहले करनाल पूरा जिला आता था, अब उसमें घरोंडा तहसील ही आएगी, घरोंडा तहसील से आगे का नहीं आएगा। यानी घरोंडा लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में आता है।
जिले तो सारे शायद कोई एक आध ही कम होगा, लेकिन उसके बहुत जिलों के पार्ट रह जाएंगे, बाकी कम हो जाएंगे। सीएम साहब, आपने ड्रग सप्लाई की बात कही, पाकिस्तान से पंजाब होते हुए हरियाणा और अन्य राज्यों में होती है ये, तो पंजाब जो पड़ोसी राज्य है उसमें कोई पॉलिटिकल पैट्रोनेज की बात आई है सामने, कोई ड्रग्स को लेके? देखिए, ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे से पहले पंजाब की हालत ख़राब हुई और जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, उस बॉर्डर से चीज़ें आनी शुरू हुई। अब इसकी कोई सीमाएं नहीं होती हैं, ना कोई स्मगलर की, ना ड्रग लेने वालों की, ला जाने वालों की, नशे की कोई सीमा नहीं होती है। वो तो जैसे जैसे बढ़ता आगे फैलता चला जाता है। इसलिए कोई इसको पॉलिटिकल पैट्रोनेज देगा ऐसा तो नहीं है। इतना ज़रूर है कि इसमें पैसे का बहुत बड़ा रोल है, और पैसे का रोल करने वाले जो अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आतंकी यानी संगठन जो हैं, उन लोगों का ज़रूर इसमें रोल है। वो इसमें से अपना पैसा बहुत निकालते हैं, जिसका दुरुपयोग देशद्रोहिता के लिए वो दुरुपयोग करते हैं। ये तो जानकारियां हैं, लेकिन मैं किसी को कहूँ पॉलिटिकल पैट्रोनेज, और हम इसमें पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ते हैं। ये जो आपने नारकोटिक्स के ऊपर क्योंकि फोकस्ड है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसमें बताया कि हमने ये पकड़ा है, इतने लोग पकड़े हैं। बीस साहब ने कहा कि हम अब ये पता लगाएंगे कि इसके जड़ तक जाएंगे, कहाँ से चल रहा सप्लाई का। क्या तो अभी तक की जांच में नहीं पता चला कि वो कहाँ तक है? इतने लोग ये केवल नशा करने वाले लोग पकड़े हैं हमने, या कुछ जिसको भी पकड़ा है? नहीं, कुछ ऐसे पकड़े भी जाते हैं, कुछ ऐसे पकड़े, वो तो लगातार। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल, जिसको कहना चाहिए, घुण की तरह लगी होती हैं, वो पता नहीं होता कहाँ लगी हैं। वो तो जब पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद उसमें थोड़ा आगे तक बढ़ते हैं, पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ पकड़ी जाए। अब ये आतंकवादी सोनीपत में पकड़े गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? आतंकवाद कोई ऐसा तो है नहीं कोई आज शुरू हुआ है। आतंकवाद की शुरुआत तो 20 साल पहले, 25, 30, 40 साल पहले हुई, 84 में शुरू हुई। उससे पहले भी कहीं ना कहीं रूट्स निकल सकती हैं। अब ये सारी समस्याएं जो सामाजिक समस्याएं होती हैं, उसका कहाँ से वो शुरू हो और कहाँ तक रुकी हुई है, इसका नहीं पता लगता है। तो इससे भी जानना चाहता है कि जो हमने गिरफ्तार कर ली, उसकी इन्वेस्टिगेशन में कहाँ पहुंची ये बात? आखिर कहीं ना कहीं वो पहुंची तो पकड़े ही होंगे ना। और कुछ बातें हो सकता है कि जब तक पूरा उसको क्लीन नहीं करेंगे नीचे तक, तब तक बताना भी उचित नहीं है। तो अभी यहाँ से तो क्योंकि पैदा होता नहीं नशा, यहाँ तो नहीं होता, लेकिन जहाँ जहाँ होता है, बाहर से जहाँ खेती होती है, अब मध्य प्रदेश में तो लोग खेती करते हैं इसकी, और राजस्थान में भी करते हैं, तो वहाँ से लेके आते हैं। हमारे हरियाणा में तो कम से कम खेती शायद कहीं नहीं होती। कई अलग अलग एरियाज में जो ड्रग्स हैं, अलग अलग एरियाज हैं जहाँ से सप्लाई होते हैं। कुछ अलग अलग एरियाज, ये जो पकड़े गए हैं, जो गृह मंत्री महोदय का कहना था कि जो भी ये केसेस हम पकड़े जा रहे हैं, हम उसमें ये प्रयास कर रहे हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को एस्टेब्लिश करें उसमें, कि पीछे कहाँ से आए, ताकि जो बड़ी मछलियाँ हैं इसमें उन पे हम पकड़ सकें उनको। और ऐसा कहना कि एक किसी जगह से आ रहा है, ये उचित नहीं है। अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, उन सभी राज्यों के लोगों से भी संपर्क है, उनके पुलिस के जो लोग हैं उनसे भी, हमारे STF के, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के और जिला पुलिस के लोग समन्वय करके उनको पकड़ रहे हैं। और दूसरा एक और देखिए, अरे देखिए, ऐसा है, कई बार इनके प्रकार भी बदलते रहते हैं। अब नशे का तो जो नशा करने वाला उसको सब पता होता है कैसा प्रकार क्या बन गया। यानी अभी जो हमें जानकारी मिली, बूट पॉलिश तक लोग खाने लग गए। अब ये कोई बूट पॉलिश इसलिए थोड़ी बनी थी, बूट पॉलिश तो बूट पॉलिश के लिए बनी थी। हम लोग वो जो दवाइयाँ जो हैं तरह तरह की, अब दवाइयाँ तो इलाज के लिए आती हैं। सिरप जो है वो सिरप के उपयोग के हिसाब से आता है, लेकिन उसका दुरुपयोग करके उसको नशे के रूप में करने लग गया था। जैसे पंजाब में ज्यादा, पंजाब वाले ज्यादा बात करते हैं कि पाकिस्तान से, बॉर्डर से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, तो क्या हमारी जो सप्लाई मिली वो ज्यादा पाकिस्तान वाली, पंजाब वाली साइड से मिली या राजस्थान से मिली, बिहार से मिली? डिफरेंट केसेस का डिफरेंट है। हमने पैटर्न बताया आपको कि हम इस पैटर्न पर काम कर रहे हैं। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ड्रग एडिक्शन पे है, मेरे को सारे पत्रकारों में सेंटीमेंट ये भी है, बिग साहब और आप इकट्ठे बैठे हैं, बहुत हिस्टोरिक ओकेजन है। ये कौन सा हिस्टोरिक ओकेजन है? हम कोई पहली बार बैठे हैं। हम 1990 से लेकर के, सुनिए 1990 से लेकर के, और हमारा राजनीतिक साथ उस समय का है जब पहली बार चुनाव लड़े थे विज साहब,
अम्बाला से नौकरी छोड़ करके, और मैं वहाँ उस चुनाव में मेरी भी अपनी भूमिका थी। हम लोग उस समय चल रहे हैं, उस समय से चल रहे हैं। आई नो सर मैं छोटा सा क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं साहब भी जवाब दे देंगे, आप भी दे देंगे। आपके जो रिलेशन को लेके सर एक बड़ा मीडिया में और ये सब मैटर ऑफ रिसर्च आल्सो बड़ा आपका इंटरेस्टिंग रिलेशन। नहीं, आपको पीएचडी करनी है इस पर। देखिए, मैं फॉर ऑल टाइम्स टू कम, मैं फॉर ऑल टाइम्स टू, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो मामला कोई भी हो, लेटेस्ट ये मामला आपने स्टेटमेंट दी थी राम रहीम जी की जो फाइल है मेरे थ्रू ढूंढी हुई, सीआईडी को लेके चर्चा में रहा कि पुलिस के फंक्शनिंग को लेके आप सीएम साहब डीजीपी का बड़े बड़े इश्यूज हर होते हैं। मैं मतलब तभी मैंने कहा ये बड़ा हिस्टोरिकल ओकेजन है हमारे लिए भी, मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आज की सर मेरा सिंपल सी बात है, आपका जो रिलेशन है ये कोई साहब तो मन की बात रोज हमें बता देते हैं, आपके मन की बात जानना ऐसा मैं नहीं मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा, सुन लो आपकी बात का जवाब दे रहा, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। अरे नहीं सवाल हो गया आपका, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। अरे सुन लो ना, सुनो तो सही, मैं बता रहा हूँ ना। मैं देखो इसका देखिए नाउ मैं आपकी हम बात समझ गए, और ये बात बार बार किसी ना किसी तरीके से आपके बीच में आती भी है। मैं हमेशा के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि सीएम साहब के साथ मेरी बहुत अच्छी मित्रता है और पुरानी मित्रता है। किसी मुद्दे पर हमारे अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन मन हमारा एक है कि हमने ये सरकार मजबूती के साथ चलानी है और इस हरियाणा के हर हरियाणवी की हमने सेवा करनी है। मन हमारा एक है। और मैं अगली बात बता देता हूं कि आपको मन की बात विजय साहब बता देते हैं, और मैं अपने मन की बात सारी विजय साहब को बता देता हूं। नहीं कोई डिप्लोमेटिक नहीं है, हम रोज बात करते हैं, रोज मिलते हैं, अपने कार्यक्रम में मिलते हैं। उसमें लेकिन सर कुछ बातों का कम्युनिकेशन जो है विशाल तक नहीं पहुंच पाता, उसको लेकर के विशाल नहीं कोई ऐसा विषय नहीं है। ये अभी राम रहीम वाले केस में राम रहीम का फैक्चुअल है। नहीं देखिए, राम रहीम का विषय जेल में जाने के बाद उसको पैरोल देनी कि नहीं देनी है, ये पुलिस विभाग का उतना बड़ा काम नहीं है जितना जेल विभाग का है और जितना एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो जेल विभाग से सारी जानकारियाँ वहाँ के डिविजनल कमिश्नर ने सब जानकारियाँ जिससे लेनी थी उन्होंने ली, उन्होंने संज्ञान दे दी कि दे सकते हैं। उन्होंने इवन एजी से भी पूछा। तो इसलिए जो जिस विभाग का काम होता है वो करके हम पूरा करते हैं। जब एजी साहब ने ये कहा कि ठीक है इनको दी जा सकती है, तो उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया, और अप्रूव करने के बाद वो 21 दिन की फरलो पे चले गए, और उन्होंने कहा मुझे यहाँ रहना है, तो जहाँ रहना है वहाँ की पुलिस से हमने जानकारी ले ली। उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसकी व्यवस्था सारी करेंगे। अभी जो ये कह रहे हैं कि जेड प्लस सुरक्षा अभी नहीं, जेड प्लस सुरक्षा के बारे में बता चुका हूँ कि जब भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी थ्रेट होता है, जब थ्रेट होता है तो उसको उसके हिसाब से सिक्योरिटी मिलती है। जब इनको सेंटेंस हुई तब तक भी इनके ऊपर थ्रेट जो था, सिक्योरिटी थ्रेट, वो ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन जेल में जाने के बाद सिक्योरिटी जेल की मिलती है, वहाँ किसी प्रकार की जेड सिक्योरिटी की उसकी आवश्यकता नहीं होती, जेल के अंदर रहना होता है। लेकिन जैसे व्यक्ति कैदी जेल से बाहर निकलेगा उस समय उसका सिक्योरिटी थ्रेट कितना है उसके हिसाब से उसको सिक्योरिटी मिलेगी। वो सिक्योरिटी थ्रेट उसका जो पहले था आज भी है, तो उनको वही सिक्योरिटी उसने मिल गई। जब तक बाहर रहेंगे रहेगी, जब अंदर चले जाएंगे खत्म। लेकिन सर ये भी आई है कि पंजाब चीफ की रिपोर्ट ये है कि ड्रोन हमले की भी आशंका है। क्या ड्रोन राम रहीम के ऊपर ड्रोन से हमला भी हो सकता है। देखिए, ऐसी सूरत में जेल में जाने के बाद भी तो सिक्योरिटी आप रिव्यू करनी नहीं सिक्योरिटी जेल की अपने यहाँ होती है ना, जेल के अंदर हमको पुलिस सिक्योरिटी की देने की जरूरत नहीं होती। ड्रोन हमले की बात कर रहा हूं। तो ड्रोन हमले की आशंका जहाँ भी होगी उसके हिसाब से उसी प्रकार की सिक्योरिटी दी जाएगी। सर ये क्या कैटेगराइज है कि ये वाई है, जेड है, क्या है? पहले से है। जेड क्यों? पहले से है ना, पहले से जेड। हाँ पहले से। हाँ एक सर आपने एंटी ड्रग वो जो अपना नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के सेक्रेटेरिएट की बात करी, उसमें मेरे ख्याल से मीटिंग या तो बहुत दिन से हम लोगों की जानकारी में नहीं आई, उसमें क्या हो रहा है? मतलब नहीं उसमें तो चूंकि एक सचिवालय बना हुआ है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका आदान प्रदान होता है। कोई बहुत बड़ा ऐसा सेक्रेटेरिएट नहीं है।
सभी जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स की जो जानकारियां हैं वो आदमी लेता है, सारा डाटा हमको ऑनलाइन मिलता है। कोई भी कन्फर्मेशन कहीं से करनी होती करते हैं, जो मूवमेंट होती है ड्रग्स की किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की बात आए वो बताते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कोई पब्लिक करने की जरूरत नहीं होती उसकी। उसको भी इसमें समायोजित कर देंगे। हाँ, इसी में समायोजित हो जाएगा ताकि वो एक फोरम एक फॉर्म हो जाए। ठीक है, ठीक है, सीएम साहब, यूक्रेन में जो कुछ हरियाणवी है, कुछ छात्र हैं इस तरीके के फंसे हुए, बता दिया, बता दिया। आयुष्मान योजना से संबंधित है। अब आपके कई सवाल हो गए। सर एक सवाल जिस तरह अभी आपने एनजीटी की बात ली और गुड़गांव को बहुत अच्छी राहत देने की बात की कि 80,000 रुपये उनको मिलेंगे, लेकिन एनजीटी ने एक मामले में हरियाणा को फिर संज्ञान में लिया। 26 ऐसे फॉर्मल्डिहाइड प्लांट हैं जो कहीं ना कहीं जल दोहन करके भूमिगत जल को बर्बाद कर रहे हैं और बहुत तेजी मात्रा में। पुलिस ने कई बार कार्रवाई भी की, सील भी किया, जो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड है 2 जगह सील किया, लेकिन वो उसके बावजूद भी सरेआम चलाते हैं और जो भी पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है तो उनसे मार्केटाइज तक करते हैं। ऐसी स्थिति में आखिर जल बचाने के लिए सरकार क्या कोशिश कर रही है और खासकर ये जो एनजीटी के आदेशों की पालना है उसकी पालना करवाने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास है? देखिए, जो एनजीटी की इंस्ट्रक्शंस होती हैं हम उस हिसाब सब व्यवस्थाएं करते हैं। फिर भी इलीगल कोई काम करता है उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। कहीं जानकारी न मिले तब जब तक तो शायद कार्रवाई ना कर पाए, लेकिन जानकारी मिलते ही उसकी कार्रवाई तुरंत होती है। ये दीप सिद्धू पंजाब का एक एक्टर था, हरियाणा में उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अभी आज उसका भोग था तो वहाँ खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान बनाना है, इस तरह के नारे लग रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि जब संस्कार था उस दिन भी इसी तरह का माहौल था, आज जब भोग था तो बहुत से युवा पहुंचे और खालिस्तान बनाएंगे। देखिए, ऐसी सब चीज़ों के ऊपर सब एजेंसीज ध्यान रखे हुए हैं। जो कुछ करना होगा वो कोई एक जगह से कहीं होता ऐसा नहीं है। हरियाणा में तो उसमें कोई रोल ऐसा हमने कोई करना नहीं। हरियाणा में उनका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखी गई, उस रिपोर्ट में आगे इंक्वायरी हो रही है कि उस रिपोर्ट के अंदर जो एक्सीडेंट है वो किसी की गलती से है, अपने आप हो गया, वो सारा विषय उतना सीमित हरियाणा का है। इससे आगे क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सेंट्रल एजेंसीज भी बाकी सब उसका ध्यान रखे हुए और जो कुछ करना होगा करेंगे। सीएम साहब, एक आपने अनाउंसमेंट भी की थी और आज हमारे सीएम की बात है कि विज साहब भी आपके साथ बैठे हैं। एक पत्रकार आपको इस बात की खुशी हो रही है, दिक्कत हो रही है? पत्रकारों को कैशलेस मेडिकल स्कीम आपने अनाउंस की थी साहब, तो उसका असर क्या कुछ है थोड़ा बता दें। हमें ये पता लग रहा है कि आयुष्मान में फिर से शामिल करने की बात आ रही है। अभी वो सारी प्रोसेस चल रही है, उस प्रोसेस में जो चीज़ें होंगी जल्दी आ जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें फाइलों में चलना, फिर उसका कोई सिस्टम बनाना, सिस्टम बनाने के बाद उसको लागू करना, इसमें थोड़ा समय लगता है। नहीं, आपको अपनी आशंका है वो पूछिए, हमारे दोनों के बैठने से उससे क्या संबंध है? आपने ड्रग्स की बात की, पंजाब में इलेक्शन होके हटे हैं, उस दौरान ड्रग्स की मात्रा बढ़ी थी कि कम? सप्लाई या पकड़े पंजाब में ड्यूरिंग इलेक्शन चल रहा था, ड्रग्स की सप्लाई ऐसा कि इसका कोई चुनाव के साथ वैसा संबंध नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि जब कहीं चुनाव होते हैं उस समय जो अल्कोहलिक मात्रा तो सब तरीके से बढ़ती है जब भी कहीं चुनाव होते हैं। हाँ, नाके लगाते हैं, पकड़ी भी जाती है। बल्कि हरियाणा के हमारे जो केंद्रीय गृह सचिव हैं उनके साथ हमारे अधिकारियों की मीटिंग हुई, उन्होंने स्पेशली कहा क्योंकि हरियाणा में चुनाव नहीं है, इधर पंजाब में भी हैं, यूपी में भी हैं, इसलिए आप अपने यहाँ ड्रग्स यानी अल्कोहल की स्मगलिंग न हो, यहाँ से बाहर ना जाए, बाहर से यहाँ ना आए। तो हमने अपने नाके सारे लगा दिए थे, बंद किए थे। बल्कि एक आध ट्रक हमारा बाहर पकड़ा भी गया, उसके खिलाफ एफआईआर हुई और ट्रक अभी भी अंदर है, वो पकड़ा हुआ है। तो ये सख्ती हम करते हैं जब ऐसी कोई सूचना में मिलती है। इसको पंजाब ने सहयोग के लिए धन्यवाद भी। हाँ, डीजी पंजाब ने बताया कि सहयोग के लिए धन्यवाद भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद।